नीट का पेपर खत्म होने के बाद जिन बच्चों के इतने अच्छे नंबर नहीं आने की उम्मीद कि उनको कोई एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके, उन बच्चों के लिए एमबीबीएस अब्रॉड एक ऑप्शन एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या सच में बाहर से एमबीबीएस करना एक अच्छी ऑप्शन है भी या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको एमबीबीएस अब्रॉड को लेके सबसे ऑथेंटिक और सही एक्यूरेट जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें कि आपको आखिर एमबीबीएस अब्रॉड करने से कोई फायदा भी है या नहीं। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस लाइट हाउस, जीएमसी और नॉट एंड नीट मनोबल। एमबीबीएस लाइट हाउस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी रिपोर्ट्स और डिजिटल काउंसलिंग सपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। अगर आप एमबीबीएस एडमिशन प्लान करना चाहते हैं तो एक बार एमबीबीएस लाइट हाउस जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि एमबीबीएस लाइट हाउस आपकी एमबीबीएस एडमिशन की जर्नी को बहुत स्मूथ करने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आखिर आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहिए या नहीं। देखिए, एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए सबसे पहले आपको ये कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स समझना जरूरी है। मैं आपके सामने 10 पॉइंट्स बात करूंगा। उन 10 पॉइंट्स से आपको समझ आएगा कि एमबीबीएस अब्रॉड की क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली बात, के लिए एडमिशन ले रहा है या ओवर एडमिट कर रहा है। ये बहुत कॉमन कंप्लेंट सुनने में आती है कि किसी भी कॉलेज में परमिशन 250 सीटों की थी और वहां पे उन्होंने 400 बच्चों को एडमिशन दे दिया।
जनरली इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो कॉलेज आपके 150 बच्चों को कहीं ना कहीं ओवर द इयर्स वो आपको कंपल्सरी फेल करेगा, ताकि उस कॉलेज को जब अपने बच्चों को लाइसेंसिएट एग्जाम के लिए पुश करना हो तो वहां पे उसको 250 बच्चे ही वो पुश कर सके। तो आपको इन तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका 10 साल के अंदर अंदर एमबीबीएस कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 2, आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए इंडिया में। और नंबर 3, कि जितनी सीट्स वहां पे उस कॉलेज को परमिटेड हैं उतने ही एडमिशंस वहां पे हुए हों। तो 3 चीजें आपके क्लियर हुई हैं, जिसमें भी आपके 9 पॉइंट्स की मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको समझाई है। इसके बाद 3 रिक्वायरमेंट आपको इंडिया में आने के बाद कंप्लीट करनी जरूरी है। सबसे पहली बात कि आपको एफएमजी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, या जो भी हम एक एलिजिबिलिटी एग्जाम की बात करें, चाहे वो एफएमजी हो चाहे वो नेक्स्ट हो, तो वो आपको क्लियर करना जरूरी रहेगा। और उसके बाद नंबर 2, उसके बाद आपको एडिशनल 12 महीने एक सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप इंडिया में करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है कि आप 54 मंथ्स आप बाहर से पढ़ के आए हैं, उसके अलावा आपको 12 महीने की एडिशनल इंटर्नशिप इंडिया में करनी जरूरी है। और तीसरी बात, उसके बाद नेक्स्ट आप पीजी के लिए अप्लाई करें। अपने अर्निंग पोटेंशियल को भी देखिए कि क्या आपके 3 साल की जो अर्निंग लॉस होने वाला है, क्या वो आपके 20 लाख से ज्यादा होने वाला है या कम होने वाला है। दूसरी चीज, जब एमबीबीएस अब्रॉड की बात की जाती है तो इंडिया के लाइफस्टाइल और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको कंपैरिजन दिखाया जाता है। एक बात को जानिए कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके यूजर्स मेंटेन और मैनेज करते हैं। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी और अगर आप उस कार की क्लीनिंग और मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं और उस कार की हालत खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार बनाने वाली कंपनी खराब है। इंडिया में भी आज के दिन में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैलेंजेस हैं, स्पेशली अगर हम मेडिकल एजुकेशन की बात करें, तो वो चैलेंजेस इसलिए नहीं है कि वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, वो इसलिए चैलेंजेस हैं क्योंकि जो यूजर्स हैं वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है कि जैसे जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होती है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी होती है। ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स जो हमें दिखाई दे रहा है, इंडिया में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस मेडिकल कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में और बाहर में होने वाला है। और जहां तक हम ये बात करते हैं कि एक्सपोजर की बात, तो ये बात मान के चलिए कि इंडियन मेडिकल इकोसिस्टम का एक्सपोजर ग्लोबल वैल्यू रखता है। बाहर के
1.25 लाख रुपया उस यूनिवर्सिटी से मिलता है जहां पे वो बच्चा एडमिशन करवा रहा है। अगर मान लीजिए उस आदमी को जो कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड पुश कर रहा है, अगर एक बच्चे के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक मिलने वाले हैं, डेफिनेटली उसका एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल उसको दिखाई देने वाला है। यहां पे मैं एक बात और जरूर कहूंगा कि बहुत सारे काउंसलर्स आपको ये बात कहने वाले हैं कि वहां का पूरा लोकल इकोसिस्टम हम मैनेज करते हैं, हम वहां पे हॉस्टल चलाते हैं, हम वहां पे मेस चलाते हैं, सारे इंडियन बच्चे वहां पे होने वाले हैं। और ये भी कहा जाता है कि आपको जो वहां पे लाइसेंशिएट एग्जाम के लिए जो लोकल लैंग्वेज की नेसेसिटी है, वो भी हम आपको वहां पे कोर्सेज करवा के आपको लोकल लैंग्वेज सिखा देते हैं। एक बात को समझिए कि आपकी ये सारी चीजें दिखने में बहुत अच्छी लग सकती हैं, पर जब प्रैक्टिकल जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं जो लोकल लैंग्वेज की ही एक अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, कोई भी कोर्स आपको इतना प्रोफिशिएंट नहीं बना पाएगा कि आप वहां की लोकल लैंग्वेज में पेशेंट और उसकी प्रोफाइल को समझ पाए। अब यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर उसको कंपेयर करेंगे कि इंडिया में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, तो अगर आप एक हरियाणा का बच्चा कर्नाटक में पढ़ाई कर रहा है तो उसको कन्नड़ सीखनी पड़ेगी। देखिए, कर्नाटक में कन्नड़ सीखने के लिए उसको सिर्फ पेशेंट के प्रोफाइल के साथ कनेक्शन की जरूरत है। उसका लाइसेंशिएट एग्जाम इंग्लिश में होता है, उसकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। तो इसलिए जो लोकल लैंग्वेज का पर्सपेक्टिव है वो बहुत अलग हो जाता है। और यहाँ पे एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डील किया है, मैं एक बात को बहुत ऑथेंटिकली जानता हूं कि इंडिया का थेरेपेटिक प्रोफाइल किसी भी दूसरे कंट्री के थेरेपेटिक प्रोफाइल से बहुत अलग है। इंडिया में जिस तरह की दवाइयां और जिस तरह का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलता है वो बाहर के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और दवाइयों से बहुत अलग होता है। तो अगर आप बाहर पढ़ाई करके भी आते हैं तो इंडिया के लोकल मेडिसिन इकोसिस्टम को आपको समझने में चैलेंज आता ही आता है। तो मैं आपके सामने एक सिर्फ ऑब्जेक्टिवली एमबीबीएस अब्रॉड के प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको दिखाए। मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं आपको ये कहूं कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहिए, और ना ही मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको ये कहूं कि नहीं आप एमबीबीएस अब्रॉड मत कीजिए। मैं समझता हूं कि आपको 10 बातें जो मैंने आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझाई वो आपको अगर आपको समझ आई। दूसरी बात, जो मैंने अपना एक प्रो एंड कॉन्स को लेके एक अपना आउटलुक और पर्सपेक्टिव आपको दिया, अगर आप उस सब चीजों को समझेंगे तो कहीं आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको बाहर से एमबीबीएस करने का कोई फायदा है या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको आपके डिसीजन मेकिंग में एक अच्छी हेल्प कर सकेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप किसी और दूसरे बच्चे को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज, आई एम श्योर दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू दैट स्टूडेंट। तो अगर